Hello everyone, I welcome you back at the platform of Mandarin Academy, and let's discuss today's important editorials and topics which comes and which will help in our examination. सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके थी। चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूक्रेन के अंदर है और ये 1986 के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके लिए चर्नोबिल बहुत ही फेमस इंसिडेंट है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, डिस्टर्ब चल रहे हैं दोनों। तो रशिया और यूक्रेन में देखा गया है कि जो यूक्रेन के अंदर जितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन पावर प्लांट्स पे कई बार अटैक देखने को मिले। हालांकि ये जो अटैक्स हुए हैं, इन अटैक्स के अंदर कोई वॉरहेड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, जिस कारण से इनको सब्सटेंशियल डैमेज नहीं हुआ है। परंतु जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बातें चल रही हैं उसके अंदर हमें ये भी समझना होगा कि किस प्रकार से न्यूक्लियर एनर्जी डेंजरस भी है। और यहाँ चर्नोबिल के अंदर कौन सा हादसा हुआ था 1986 के कारण, जिस कारण से आज तक दुनिया उसको भूल नहीं पाई है। और इस हादसे की अहमियत मैं आपसे इस बात से समझा सकता हूँ कि 1986 के अंदर जब ये अटैक हुआ, उसके जो इंसिडेंट हुआ चर्नोबिल में, उसके बाद 1991 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हो गया था। और जब इसका विघटन हुआ था तो इसके बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर गोर्बाचोव, इन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि मैं ये मानता हूं कि चर्नोबिल यूएसएसआर के विघटन के लिए एक जिम्मेदार और एक मुख्य कारक था। आप समझ गए? यानी कि चर्नोबिल के इंसिडेंट को इतनी तवज्जो दी गई कि यूएसएसआर के विघटन के लिए भी इसको जिम्मेदार माना गया। अब था क्या एक्चुअली, तो ये उसकी साइट है जिसके अंदर डिजास्टर होने के बाद का फोटो है। तो ये 26 अप्रैल 1986 की बात है जब ये चर्नोबिल के अंदर इंसिडेंट हुआ था। अब चर्नोबिल में हुआ क्या, यहाँ और एग्जिस्टिंग 4 पावर प्लांट्स थे न्यूक्लियर एनर्जी जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, और इन 4 के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही थी वो किसकी थी? सोवियत संघ की थी। और सोवियत संघ की टेक्नोलॉजी का लेकर के, क्योंकि आपको समझना होगा 1991 से पहले ये जो एरिया था, ये यूक्रेन है, वो पार्ट किसका था? ये यूएसएसआर का पार्ट था। तो यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी वो सोवियत की थी। और न्यूक्लियर उस समय एक बहुत ही बड़ी और फ्लरिश टेक्नोलॉजी थी। आप समझ सकते हैं कि हमने जो हमारा मेन न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था वो भी 1998 के अंदर किया था। तो उस वक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। तो ये जो आप दिख रहे हैं, जो आपको एक ये डार्क एरिया दिख रहा है, ये डार्क एरिया किस चीज़ का है? ये डार्क एरिया इसका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो कोर होता है, जहाँ पे उसका न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उस मटेरियल के अंदर ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण इसके ऊपर जो शील्ड होती है, इसके ऊपर यहाँ पे कंक्रीट की शील्ड थी, जैसे इस प्रकार का आपको यहाँ पे शील्ड दिख रही है, ये शील्ड ही यहाँ से उड़ गई। और शील्ड उड़ने के बाद जो इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल था, वो न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ से रिलीज हो गया। अब इस न्यूक्लियर मटेरियल के रिलीज होने के कारण, न्यूक्लियर मटेरियल के रिलीज होने के कारण, ये सिर्फ ऐसी बात नहीं थी कि इससे केवल और केवल यूक्रेन की जो टेरिटरी थी या चर्नोबिल के आसपास का क्षेत्र था वो प्रभावित हुआ। इससे चर्नोबिल के अलावा बेलारूस इसका पड़ोसी कंट्री थी। उसके बाद जो आज का यूएसएसआर है, जिसके अंदर आज का रशिया है, उसका यूएसएसआर था, तो वो रशिया की टेरिटरी और इसके आसपास का जो लाखों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था वो डिस्टर्ब हुआ था। इस कारण से चर्नोबिल को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद किया जाता है। और इसमें इसकी आज भी स्टडीज़ की जाती है कि जो न्यूक्लियर मेरिट, क्योंकि विश्व का एकमात्र ऐसा इंसिडेंट था जिसके अंदर ये देखा गया कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो पर्यावरण के अंदर रिलीज हुआ। हम बात करते हैं लेकिन कभी पहली बार ये रिलीज नहीं हुआ। और दूसरा, ये एक मानवीय भूल थी, ये हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर कमी थी, इसमें कोई आपदा नहीं थी, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था। जबकि अभी आपने देखा कि 2012 के अंदर जो जापान के अंदर फुकुशिमा में हादसा हुआ, फुकुशिमा के हादसे के अंदर हम जानते हैं कि वहां पे क्या सुनामी के कारण, सुनामी जो 12 से 15 मीटर की हाइट तक की जो वेव्स आई थी उसने उसको डैमेज किया। उसके बाद उस प्लांट को टाइम से बंद नहीं कर पाए, जिस कारण से फुकुशिमा के अंदर न्यूक्लियर हादसा हुआ, जिसके बाद बंद कर दिए। और यहाँ जब ये 4 थे, इसके साथ 2 और रिएक्टर का काम भी चल रहा था, तो आप इसकी ग्रेव सिचुएशन समझ सकते हो। और इसीलिए जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये वर्ड बोला कि हम मानते हैं कि यूएसआर के विघटन के अंदर कहीं ना कहीं चेर्नोबिल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब चेर्नोबिल की लोकेशन भी एक बार प्रिसाइसली आप देख लेते हैं कहाँ पे। तो ये चेर्नोबिल है, ये कंप्लीटली आज की तारीख में यूक्रेन के अंदर है, बेलारूस से ये क्लोज है। आपको ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि बेलारूस की जो कैपिटल है मिन्स्क, उसकी लोकेशन टुवर्ड्स क्लोज टू द चेर्नोबिल है था, मतलब कि इसकी जो बाउंड्री है वो यूक्रेन के आसपास लगती है। और मॉस्को भी
जो मॉस्को थी, एर्स्टवाइल यूएसएसआर की कैपिटल भी थी और रशिया की जो कैपिटल है, इसकी लोकेशन भी चेर्नोबिल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। तो इस कारण से क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा एरिया बना था। हालांकि ये तो मैंने एक्सटेंडेड एरिया बना दिया, परंतु इतना बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया था जो इनसे इम्पैक्ट हुआ था। बस लकीली आप ये मान सकते हो कि इसके अंदर क्या था, चेर्नोबिल के आसपास क्या है, ये जो आप जानते हैं कि यहाँ पे स्टेपीज की ग्रासलैंड भी होते हैं, और उस वक्त इतनी जो पौधों की कटिंग नहीं हुई थी, तो यहाँ बड़े बड़े वुडलैंड्स थे। इन वुडलैंड्स के कारण क्या हुआ, इन वुडलैंड्स के कारण यहाँ लोगों की जो जनसंख्या थी उसका सघन घनत्व नहीं था, बहुत ही कम संख्या में लोग रहते थे। लेकिन चेर्नोबिल और उसके आसपास प्रिजोव जो सिटी थी, वहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, और जिस कारण से क्या हुआ कि ये इंसिडेंट के अंदर इफेक्टिवली 40 लोगों की तो उस वक्त डेथ हो गई थी। परंतु जो इसके इफेक्ट होते हैं ना, जिस कारण से कैंसर होता है, उन कैंसर के कारण बहुत सारे लोग परेशान हुए, जिसके अंदर अप्रॉक्स 40,000 के आसपास लोगों का माना जाता है। और जो यहाँ पे इस डिज़ास्टर के बाद लोगों को यहाँ से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया गया, वो बहुत बड़ी संख्या थी, जिनका रीलोकेशन आज भी नहीं हो पाया है, जिनके ऊपर स्टडीज़ आज भी चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो चेर्नोबिल से निकल के आई। दूसरा एक और चीज़ बता दूँ आपको, एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो चर्चा में था वो था ज़ैपोरिज़िया। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भी कहाँ है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपके यूक्रेन के अंदर है, और इसके ऊपर भी रशिया से अटैक देखने को मिले थे। हालांकि जो ये अटैक्स थे ये इंडिकेशन के माध्यम से थे, क्योंकि अगर वो उड़ाना चाहते थे तो उड़ा सकते थे, लेकिन वो डिजास्टर बन जाता। और चेर्नोबिल ने सिखाया है कि न्यूक्लियर डिजास्टर सिर्फ एक कंट्री की समस्या नहीं हो सकती है, ये संपूर्ण यूरोप की एक बड़ी समस्या बन गई थी, और ये यूएसएसआर के लिए भी समस्या बन गई थी। तो इस कारण से न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत ही हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया कि पहली बात तो यहाँ पे अभी हमने रिसेंटली ये देखा कि ये जो इनका युद्ध है, ये देखो यहाँ पे एक ड्रोन का अटैक हुआ है। किसका? ड्रोन का। और ये किस पे हुआ है? अब चूंकि क्या होता है, ये कंक्रीट का बहुत बड़े कॉलम्स होते हैं, इन कंक्रीट के कॉलम के बाहर ना आउटर शेल्स बनाई जाती है। तो ये जो अटैक डैमेज दिख रहा है, ये आपको आउटर शेल के ऊपर दिख रहा है, तो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली सेफ है। अब तो टेक्नोलॉजी काफ़ी रिफाइन हो गई है, लेकिन उस वक्त ये एक ह्यूमन हादसा इसलिए बोला क्योंकि वो लोग क्या प्रयास कर रहे थे कि भाई क्या होता है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जब आप प्लांट को बंद करते हो तो वहाँ पे पानी की कूलिंग के लिए ना आपको फिर भी कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए। आपने सपोज जो डीजल जनरेटर से सप्लाई हो रही है या जहाँ से भी आपका सोर्स है उसको आपने बंद कर दिया, तब भी इसको रिएक्टर को ठंडा होने के लिए पानी चाहिए। तो ये मानते हैं कि जो उसकी स्पांस चलते हैं, फैंस चलते हैं, उनसे वो एनर्जी प्रोड्यूसन के लिए ट्रायल कर रहे थे, और वो ट्रायल के अंदर ऐसा हुआ कि कास्केडिंग इफेक्ट से ब्लास्ट हो गया, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी में हादसा हो सकता है। तो ये उस वक्त का इंसिडेंट था जिसकी हमने बात कर ली। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बता दिया, वो भी उसके अंदर है। और हमें इससे क्या सीखना चाहिए, हम इन इंसिडेंट्स को कोट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अब इसके साथ आप ये देखिए, ये आपको क्या है, ये ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के साथ के अंदर ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। ब्लैक सी की स्पेलिंग सही गलत ना, ये ब्लैक सी है आपका। उसके बाद आप नीचे जो ये लोकेशन देख रहे हो, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर। और उसके बाद ये जो आपका एगन सी है, यहाँ पे ये जो कनेक्टिविटी दिख रही है, तो ये ब्लैक सी हो गया, ये एगन सी हो गया। अब इसके साथ आप ये देखो, जो ये यूक्रेन का कौन सा पार्ट है, ये है क्रीमिया, और इसको हमने कल भी बात की थी, क्रीम पेनिनसुला, क्योंकि इसके ऊपर साल 2014 के अंदर किसने इसको एनेक्स किया था, इसको रशिया ने जीत लिया था। आज किसके पास है, ये रशिया के पास है। और ये जो निगोशिएशन चल रही थी ना, जिसके अंदर अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम सऊदी अरेबिया के में जाकर के इन दोनों में पीस डील करेंगे, और हम बात करेंगे, मतलब कि जो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, ये दोनों वहाँ कहाँ शांति समझौते के लिए बात करेंगे, कहाँ करेंगे, जाके सऊदी अरेबिया। ये कल न्यूज़ थी, उस न्यूज़ के बारे में आपको मैं ये उस टाइम बोला भी था कि उसमें ये कंडीशंस थी कि यूक्रेन चाहता है कि 2000 पहले से जो टेरिटरी भी हमसे छीनी गई थी वो भी हमको वापस मिले, जबकि रशिया कहता है कि नहीं, इवन जो हमारे पास ये डॉनबास का क्षेत्र है ये भी हम वापस नहीं देंगे। ऐसी बातें चल रही है। अब इसकी ज्योग्राफी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ज्योग्राफी में आप ये देखो, ये जो लोकेशन है ये है आपका सी ऑफ अजो। अब सी ऑफ अजो की क्या खूबी है कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट रिवर्स निकल के आती है, एक तो आपकी हो गई डॉन, इसके बाद यहाँ पर इधर से आपकी यूक्रेन में आकर गिरती है नाइपर। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो आपके आके
ब्लैक सी के अंदर गिरती है और डॉन आके गिरती है कहाँ पे, सी ऑफ अजो में। तो सी ऑफ अजो में आके गिरने के बाद रशिया से थोड़ा सा एक रिवर का वाटरवे बनता है, उसके बाद ये आती है सी ऑफ अजो में। सी ऑफ अजो के बाद में जो ये छोटा सा गलियारा दिख रहा है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है और दो लैंड मास को अलग कर रहा है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट। और ये कौन सी स्ट्रेट है, कर्च स्ट्रेट। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। फिर ये कर्च स्ट्रेट क्या कर रही है, सी ऑफ अजो किसे जोड़ रही है, ब्लैक सी से। अब आप यहां आ जाओ, ये आपको एशिया और यूरोप का ये आपका यूरोप है इस तरफ और इधर आपका एशिया है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। और ये कंट्री कौन सी, ये है टर्की। और ये जो टर्की को कनेक्ट कर रहा है ना, लैंड मास, दो लैंड मास को कनेक्ट कर रहा है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, ये अलग कर रहा है। ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो स्ट्रेट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करे और दो लैंड मास को अलग करे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो ये आपको क्या दिख रहा है, बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब बॉस्फोरस स्ट्रेट क्या कर रहा है, ये बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी को किससे कनेक्ट कर रहा है, ये छोटी सी वाटर बॉडी जिसका नाम क्या है, सी ऑफ मरमरा। क्लियर, सी ऑफ मरमरा। और सी ऑफ मरमरा के बाद आपको फिर कौन सा मिल गया, एगन सी मिल गया। ये एगन सी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि एगन सी जो है आपका ग्रीस वगैरह के टुवर्ड्स राइट में है और एगन जो थे इनके ग्रीक्स के गॉड थे, इसलिए इनके नाम से यहाँ पे रखा गया। और ये एगन सी फिर आपका भूमध्य सागर से कनेक्ट होता है। क्लियर है, ये हो गया। और इवन जो एगन सी और जो आपका ये सी ऑफ मरमरा, इन दोनों को जो ये कनेक्ट कर रही है ना, इसको हम डेयर डेनिल्स स्ट्रेट कहते हैं, डेयर डेनिल्स स्ट्रेट। और स्ट्रेट आपको मेरे हिसाब से क्लियरली समझ में आ गया व्हाट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट वो है जो दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, दो वाटर बॉडीज को क्या करती है, कनेक्ट करती है, एवं जो आपके दो लैंड मासेस को अलग करती है, दो लैंड मास को अलग करती है। तो ये हो गई आपकी स्ट्रेट की डेफिनेशन। हमने यहाँ पे इस मैपिंग से ये भी सीख लिया और इसके साथ चेर्नोबिल के बारे में बात कर ली। ज़ेफरोजिया कहाँ पे है, ज़ेफरोजिया भी आपका इसमें यूक्रेन के अंदर है। यहाँ पे ओडेसा पोर्ट भी है, ओडेसा पोर्ट यूक्रेन के अंदर है, जहाँ से बहुत सारे वीड्स वगैरह और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो विश्व को इसी ट्रेड रूट्स के माध्यम से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो ये ओडेसा पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहा था, तो ओडेसा पोर्ट भी आप याद रखना है अगर इन केस कहीं आपको पूछ ले। ओडेसा पोर्ट कहाँ है, ओडेसा पोर्ट ब्लैक सी के अंदर है। कहाँ पे है ये, यूक्रेन के अंदर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सऊदी अरेबिया की तरफ से कमेंट्स आए हैं। किसके ऊपर कमेंट्स आए हैं, देखो आपको ये समझना होगा, हमने बात की थी कि फ्रांस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट हुआ था, इंडिया ने वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट किया था और को चेयरमैन था इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का। और फ्रांस के साथ ही हमारी बायलैटरल मीटिंग्स हुई थी और फ्रांस के साथ मीटिंग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को अटेंड करके बायलैटरल मीटिंग अटेंड करने के बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो गए यूएसए के ऊपर। और यूएसए के ऊपर डिटेल डिस्कशन आज हमने करना है क्योंकि वहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने कहा था कि अपने यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बात किससे करी थी, व्लादिमीर पुतिन से। और पुतिन से बात करके उन्होंने कहा था कि ये जो यूक्रेन का इशू है उसको सॉल्व करने के लिए हम किसके साथ बात करेंगे, हम रशिया से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था इसके लिए हमने कौन से लोकेशन चूज़ किए, सऊदी अरेबिया का। और इसका रीज़न बताया था मैंने, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ करना चाहता है और चाइना को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा इससे दूर करना चाहता है, जिसका मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया का ये लोकेशन है वो चूज़ किया गया था। अब सऊदी अरेबिया ने इसके लिए एग्री किया है कि वी वेलकम्स द आइडिया ऑफ यूएस एंड रशिया प्रेसिडेंट्स मीटिंग इन द किंगडम। तो आप समझ गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो साथ में चल रही थी, ताकि क्या हुआ हमें पता रहे कि मीटिंग्स कहाँ हो सकती है, क्या होगा उसके बारे में पता हो। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी की विजिट और मीटिंग में इंडिया के साथ यूएसए के रिलेशन, इनका फ्यूचर का कोर्स, ये सारी की सारी जो डिसाइड हुआ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये समझने से पहले आपको मैं आज का न्यूज़पेपर दिखाना चाहता हूँ जिससे आप समझें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रश्न आ सकता है या नहीं। यहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको कुछ की टेक अवेज बताए हैं क्योंकि डायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। लेकिन आप ये देखो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट सबमिट थी, मैं आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है आज का, ये आपको मैं टॉप से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखना।
अब इंडियन एक्सप्रेस में ये तो एडिटोरियल छोड़ दीजिए, यहाँ देखो अब सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर बात आई, ये हमने ऑलरेडी न्यूज़ कर लिया, सऊदी अरेबिया के बारे में जो बात थी हमने कर ली। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे किसका है, यहाँ वैंस की बात हुई। वैंस कौन है, यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है, और ये कहाँ पे है, ये म्यूनिच के अंदर, वहाँ सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है, तो वहाँ जाकर के उन्होंने यूरोप में बात करी, तो इन्होंने भी इन बातों को छेड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट। ये आ गया अब आपका देखो मेन, आज से जहाँ से जो आपका न्यूज़पेपर स्टार्ट होता है वर्ल्ड अफेयर को छोड़ के, तो इसमें देखो हैंडशेक, फिंगर्स क्रॉस्ड, डिफेंस सेल्ड, और इसके साथ बहुत सारी जो बातें हुई वो मोदी ट्रंप। इसके बाद ये गैस के बारे में बात करी है, ये यूएसए के साथ है। फिर बायलैटरल ट्रेड को 500 बिलियन करेंगे, यूएसए के साथ है। फिर रेसिप्रोकल ट्रेड टैरिफ की बात करी थी यूएसए के प्रेसिडेंट में, ये इंडिया यूएस के लिए है। 10 साल की पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करेंगे F-35 को लेके, ये भी इंडिया यूएसए। आप देखो जो वहाँ से डिपोटीज आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स को जिस तरह से भेजा जा रहा है, उसकी सेकंड खेप आने वाली, ये भी इसी रिश्ते के बारे में। अदानी को लेकर के इश्यूज था, तो मीडिया वालों ने सवाल पूछा था, ये भी यूएसए इंडिया के संबंध में। चैलेंजिंग दिस टाइम, नैरो द गैप, नीड टू गेट थिंग्स डन फास्ट, ये भी क्या बात कर रहा है, ये भी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, एशिया को लेकर के यूएसए का क्या ख्याल है, क्या उनके विचार है। तो ये अब नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज में आ गया, तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मोदी ट्रंप एग्री टू सील अर्ली ट्रेड डील्स, वाई गैस रेदर देन ऑयल कुड बी द रूट टू रेज इंडियाज एनर्जी इंपोर्ट। ये सारी न्यूज़ किसकी है, इंडिया यूएसए की। डबलिंग बायलैटरल ट्रेड, अदानी ब्राइबरी चार्जेस इन यूएस, 10-year पार्टनरशिप, सेकेंड बैच ऑफ डिपोटीज, ट्रम्प फॉर रेसिप्रोकल। आप देखो पूरा न्यूज़पेपर किससे भरा हुआ है, पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आपका इसी चीज़ से भरा हुआ है। यदि आप एडिटोरियल में जाओगे, आप वहाँ पे चलते हैं एडिटोरियल में, ये देखिए ये जो मैंने यहाँ से उठाया आपका मोदी ट्रम्प मीटिंग, सम की टेकअवेज, जिसकी बात करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये गिफ्ट की थी एक कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी डायरी, तो कॉफ़ी बुक जो गिफ्ट किया था उसके बारे में। फिर ICET की जगह ट्रस्ट नाम रखा उसके बारे में, यहाँ क्वाड के इनिशिएटिव के बारे में। एक इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। यहाँ से आप देखो जो तौफूर राणा है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, 26/11 के, उनकी एक्सट्रेडिशन के बारे में बात हुई है। मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। क्लाइमेट के मिटिगेशन के लिए किस प्रकार इम्पैक्ट करेगा उसकी बात हो रही है। तो आप देखो किस प्रकार से पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर है वो सारा का सारा इसके बारे में। ये एडिटोरियल किसके बारे में बात करता है, मिशन अकम्प्लिश, PM मोदी एंड हिज टीम शुड बी स्माइलिंग ऑन देयर वे बैक फ्रॉम द US। तो आप समझ लो एडिटोरियल तक पेज में आ गए। ये सारी की सारी बातें किसके बारे में है, इंडिया US रिलेशन के बारे में। इसलिए इसको आपको समझना होगा। अब इसके साथ एक और चीज़ आप देखो, वो दिखाता हूँ आपको। दैनिक भास्कर के अंदर न्यूज़ आई थी, उसको भी देखना ज़रूरी है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, देखो इसमें क्या लिखा, भारत में एटमी रिएक्टर AI डाटा सेंटर बनेंगे, पार्टनरशिप भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील में तेजी लाएंगे, ट्रस्ट इनिशिएटिव का गठन होगा। और यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रियल डिफेंस की, कुछ कंपनियों की, यूनिवर्सिटी की बात करी, ये सब। ये इतना एडिटोरियल था दैनिक भास्कर में, और जो मैंने वो दिखाया वो आपका इंडियन एक्सप्रेस था। इसके अलावा हिंदू कल इसको डिटेल में कवर करेगा, इंडियन एक्सप्रेस ने आज किया है। 2-4 आर्टिकल उसमें हिंदू के अंदर भी थे। तो आप समझ लो कि हम जो तैयारी के अंदर इंडियन एक्सप्रेस को और द हिंदू को अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो आप खुद डिफरेंस देख सकते हो। ये किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है, ये आर्टिकल क्यों बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं है। इसीलिए आपकी तैयारी के अंदर इंडियन एक्सप्रेस का और द हिंदू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये है कि दोनों इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में हमें समझ में आता नहीं है, राजस्थान में थोड़ी सी इंग्लिश जो वीक है। तो आपकी बात सही है, परंतु इसको तो आपको समझना पड़ेगा। आप कैसे समझते हो, जैसे मैं इसीलिए तो ये इनिशिएटिव लेके आया था कि जो हमारी ग्रेव सिचुएशन है कि सर डाटा अच्छा कंटेंट इंग्लिश में आता है करंट का, परंतु वो हम एलोबरेट तरीके से समझ नहीं पाते, इसीलिए ये लेके आया। मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है कि हमें हिंदी के न्यूज़पेपर ऐड ऑन करके कर लेने चाहिए, लेकिन सोली आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अब हम अपनी जो चर्चा है यूएस के बारे में वो करते हैं। देखो बहुत इम्पॉर्टेंट जो ये डिस्कशन था और बहुत बड़ी बात थी। और आप ये समझ लो कि रिसेंटली मतलब कि विद इन 1 मंथ ऑफ इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट भारत की तरफ से ये मीटिंग हुई है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पहले इंडिया और यूएसए के रिलेशन का देखेंगे, फिर हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर देखिए भारत आज़ाद कब हुआ, 1947, और हमारा फर्स्ट जो बांग्लादेश के लिबरेशन का वॉर हुआ था वो 1971 के अंदर। इस ड्यूरेशन को हम इंडिया यूएस रिलेशन का फेज़ 1 कहते हैं। डन। उसके बाद 1971 से लेकर के हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब हुए, 1991 में। इसको हम यूएसए के साथ रिलेशन का फेज़ 2 कहते हैं। उसके बाद जो 1991 से लेकर के हमने
जो न्यूक्लियर डील के लिए वहाँ के एक्ट में बदलाव हुआ था, तो 2005-2006 तक का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम इंडिया यूएस रिलेशन का फेज़ 3 कहते हैं। और उसके बाद 2006 से लेकर के जो करंट तक आपका चल रहा है उसे हम फेज़ 4 जो कंटिन्यूस चल रही है, ये हमने एक मोटा मोटी इंडिया यूएस रिलेशन को एक टाइम लाइन के अंदर बांट दिया। ठीक है, अब आप देखो फेज़ 1 के अंदर क्या था और हमने इसी को क्यों माना। हम आज़ाद हुए, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, हमने यूएसए से जो गेहूं वगैरह लेने का प्रयास किया, ग्रीन रिवोल्यूशन की आवश्यकता थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, दुनिया बटी हुई थी 2 गुटों में। तो हमने किसको ज्वाइन किया, नॉन अलाइन मूवमेंट को। खुश कौन नहीं था, यूएसए। इंक्लिनेशन किस तरफ हो गया, पाकिस्तान की तरफ। इस कारण से आप देखोगे इसमें 1947 से हमारा इंक्लिनेशन किस तरफ ज़्यादा बढ़ गया, यूएसएसआर, सोवियत संघ की तरफ, और यूएसए के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे। 1971 के अंदर क्या है, बांग्लादेश वॉर होता है। बांग्लादेश वॉर के अंदर हमने उनसे यूएसएसआर से हेल्प ली थी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। इवन 1971 के वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यूएस ने अपनी 7th फ्लीट, नेवी की 7th फ्लीट, इट इज़ इक्वल टू अ कमांड, तो 7th फ्लीट उन्होंने भेजी थी कहाँ पे, इंडियन ओशियन रीजन में। लेकिन उससे पहले ही हमने जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनसे सरेंडर करवा लिया। तो 1971 तक फेज़ 1 काउंट करते हैं। उसके बाद जब का फेज़ 2 चलेगा, तो फेज़ 2 के अंदर हमने 1974 के अंदर, आपको पता ही, हमने पोखरण के अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, तो उससे दुनिया परेशान हो गई। इंदिरा गांधी जी 1982 के अंदर गई थी, थोड़ा सा उनको परसुएड करने का प्रयास किया था, लेकिन 1984 के अंदर भोपाल गैस ट्राजेडी हो जाती है और फिर यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो इस वक्त भी हमारे यूएसए के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, इंक्लिनेशन उनका पाकिस्तान की तरफ था। और पाकिस्तान जो है वो भारत और यूएसए के रिलेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने हमारी इकोनॉमी को खोला, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स किए, और जैसे ही हमारे रिफॉर्म्स की फेज़ 1 चली, उस वक्त बदलाव होने लगा। और बदलाव से क्या हुआ, इस बदलाव के साथ इंडिया के रिश्तों और यूएसए के रिश्ते के अंदर एक क्लोजनेस देखी गई। लेकिन 1998 के अंदर फिर जो पोखरण ब्लास्ट हुआ, हमने जब किया, उसके बाद यूएसए फिर नाराज हो गया। फिर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप वगैरह उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लाई, भारत को एनर्जी के ऊपर डेंट लगने लगे, हमारे पर सैंक्शंस लगे। तो उन सब चीज़ों के बाद आखिर में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उस वक्त भारत और यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुई 2008 के अंदर, इफेक्टिवली हो गया था। और इस एग्रीमेंट को हम 123 एग्रीमेंट कहते हैं। 123 ये क्या थी, सिविल न्यूक्लियर डील थी। इसके लिए प्रयास 2003 से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन ये फ्रूटफुल 2008 में जाके हुई। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एक मोटा मोटी रिलेशन। उसके बाद जो हम वर्तमान संदर्भ में बात करते हैं, ये तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया, फिर इसका एक इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी है। सेकेंड, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव भी है। अब इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव में यदि आप बात करोगे इंडिया और रिलेशन की, तो आपको समझना होगा सबसे इंपॉर्टेंट आता हमारा बायलैटरल ट्रेड। दोनों राष्ट्रों का आपस में व्यापार कैसा है। करीब करीब 118 बिलियन डॉलर के आसपास, यूएस बिलियन डॉलर के आसपास हमारा दोनों राष्ट्रों का है, जिसके अंदर भी 100 बिलियन डॉलर तो अप्रॉक्सीमेट इतना तो हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट है। मतलब कि ट्रेड डेफिसिट हमारा नहीं, यूएसए का, हम इतना उसको एक्सपोर्ट करते हैं कि यूएसए के लिए डेफिसिट है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो एफडीआई आती है उसमें से यूएसए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और इवन 1991 से लेकर के 2008 तक जब हमारी इकोनॉमी को खोला गया, उस वक्त तो जो मेन एफडीआई आई वो यूएसए से ही आई थी। क्लियर है। उसके बाद आप ये होने के बाद देखो, इसके बाद बायलैटरल ट्रेड हो गया एफडीआई का, फिर आ गया आपका जो रेम्यूनरेटरी प्राइसेस, सॉरी रेम्यूनरेटरी नहीं बोलेंगे उसको हम, जो बाहर लोग काम करने जाते हैं और उन लोगों के द्वारा हमारे राष्ट्र में इनकम भेजी जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं टर्म भूल रहा हूँ क्या कहते हैं, जब मेरे को याद आएगी बता दूंगा। यानी कि जो हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं और विदेशों में कार्यरत हैं, उनके द्वारा जो वहां से इनकम कमा के राष्ट्र को भेजी जाती है, उस इनकम की बात कर रहा हूं मैं। तो उसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा
हम विश्व में सबसे नंबर 1 पोजीशन है, हम जो बाहर से रेम्यूनरेटिव हमको मिलता है उस कंडीशन में। तो ये इकोनॉमिक टर्म्स होगी। फिर अब आप डिफेंस की बात करते हैं। डिफेंस के सेक्टर में आप जानते हैं किस प्रकार से भारत और अमेरिका दोनों की रिलेशनशिप का जो लेवल है, आपको अपने आंसर्स में बात करते समय सबसे पहले लिखना है कि जो हमारे पार्टनरशिप का लेवल है वो कौन सी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी आपको याद रखना, हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो है ना यूएसए के साथ साइन किए। वो कौन सा है, JCOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन। मिलिट्री इंफॉर्मेशन हो, क्लियर है। इसके अलावा लिमोआ, ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट काम का सा, दैट इज कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट। और इसके साथ बैका जो लास्ट में हमने साइन किया था, दैट इज बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन है। तो ये चारों जो हमने एग्रीमेंट साइन किए, ये किससे जुड़े हुए हैं, ये डिफेंस से जुड़े हुए हैं। तो ये एक हमारे रिलेशन का अलग हो गया। इसके अलावा डिफेंस में आप मिलिट्री एक्सरसाइज भी दिखा सकते हो जो दिखाता, फिर आप क्वाड को दिखा सकते हो। क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक भाग है। ये तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो गया। अब इसमें आप 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो हमारी मीटिंग चलती है उसको भी दिखा सकते हो गई बातें। अब इसके बाद अब प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या बातें उठी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सभी चीज़ें यहीं पे, इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने अलग अलग आर्टिकल में दे रखा था जिसकी हम बात करेंगे। तो आपको ये जो अभी जो बात कर रहे हैं इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर में उन्होंने बोला है कि 10 साल के लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है कि हम डिफेंस जो पार्टनरशिप उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें जो पार्टनरशिप को बढ़ाया है, इस पार्टनरशिप को बढ़ाने के साथ उन्होंने बोला है कि हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। और क्या इनिशिएटिव का नाम रखा, ये आप ज़रूर नोट कर लें, मेरे साथ लिख लें, ये एग्जाम में आ सकता है। इस इनिशिएटिव को जो डिफेंस सेक्टर में है उसको उन्होंने कॉम्पैक्ट नाम दिया है। क्या नाम दिया है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है कैटालाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सीलरेटेड एक्सीलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये किसका फुल फॉर्म है, कॉम्पैक्ट। अब ये कॉम्पैक्ट है क्या, कॉम्पैक्ट का है एक इनिशिएटिव है। किसने स्टार्ट किया, जो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है और हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों ने मिलकर क्या करना चाहते हैं। इसके माध्यम से हम जो मिलिट्री पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं, इसके अंदर हमारा कॉमर्स और जो ट्रेड होगा इसको हम बढ़ाएंगे। ये इसके लिए, इससे क्या होगा, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले हमारे समय के अंदर डिफेंस सेक्टर में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में ये हेल्प करे। तो ये एक इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट हो गया डिफेंस के लिए। ठीक है, दूसरा उसने बोला है कि यूएस प्लेटफॉर्म की आप हेल्प ले सकते हो, ये डिफेंस के बारे में बात करी। फिर इन्होंने बोला कि जो आर्म्स रेगुलेशन चल रही है दुनिया के अंदर उसको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास करेंगे। उसने बोला और हम आगे डिफेंस का जो प्रोक्यूरमेंट का हमारा पोर्टल है, जो हमारा प्रोसेस है, उसको हम निगोशिएट करेंगे। इसके साथ जो सबसे बड़ी बात है, यूएस ने बोला है कि हम इनके पास कौन सा एयरक्राफ्ट है, F-35। इस F-35 को भारत को देने के लिए, अब भारत को तो ये देना चाहता है, लेकिन क्या है, यूएसए का जो किस कंट्री को कौन सी टेक्नोलॉजी सेल कर सकता है, उसके लिए उसको खुद के अपने कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम हमारी पॉलिसीज़ का रिव्यू करेंगे जिससे हम आपको 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है जो F-35 है उसको आगे दे सकें। अब ये भारत के ऊपर है कि वो लेगा नहीं। और ये याद रखना, एक एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है। इवन कोई भी डिफेंस की डील होती है, ये कोई भी डील होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, लेटर ऑफ इंटेंट डिक्लेयर होता है। लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि कोई इच्छा दिखाई जाती है कि भाई हाँ, जैसे भारत बोलेगा कि मुझे कुछ एयरक्राफ्ट चाहिए। वो लेटर ऑफ इंटेंट डिक्लेयर होने के बाद के अंदर कुछ पार्टीज़ होंगी, वो पार्टीज़ अपना इंटरेस्ट दिखाएगी। जैसे मान लो हम नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे, वहाँ पर भी इसके बारे में बात चली। तो वो पार्टीज़ होगी, जैसे पार्टीज मान लेते हैं यूएसए है, एक फ्रांस है, हम चाइना को भी मान लेते हैं, वो भी सोच रहा है कि हम दे दूँ, और इसके अलावा आपका मान लीजिए ग्रेट ब्रिटेन है। तो ये सभी इंटरेस्ट दिखाएंगे। इंटरेस्ट दिखाने के बाद हम इन सब से बोलेंगे कि आप हमको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और हम हमारी रिक्वायरमेंट देंगे। रिक्वायरमेंट होने के बाद इनका कंपैरेटिवली एनालिसिस किया जाएगा, हमारे जियोग्राफिकल,
हमारी इकोनॉमिकल और हमारी जो क्या कहते हैं मिलिट्री की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी एक के साथ हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे और उसके साथ हमारी डील हो जाएगी। तो ये अभी जो F-35 की बात करी ना, ये बहुत इनिशियल है, इवन इसमें लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी नहीं हुआ है, तो अभी से कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा उतना होने की जरूरत नहीं। लेकिन यूएसए ने क्या बोला है कि इसने इंटरेस्ट दिखाया कि हम भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट भी बेचने के लिए तैयार है। ये न्यूज़ ये दिखाती है, इसलिए F-35 इंपॉर्टेंट हो गया और यूएसए ने दिखाया तो और इंपॉर्टेंट हो गया। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, तो ये डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार जब ये प्रोसेस हुआ था उसके अंदर यूएसए का भी एयरक्राफ्ट था, ग्रेट ब्रिटेन का था, तो हमने फ्रांस का उसमें से राफेल चूज़ किया था। आपको अभी तो उसकी लास्ट खेप है, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, फ्रांस के साथ जो बातचीत चली थी, लेकिन ये उस वक्त हुआ था। ये प्रोसेस आपको मालूम चल गया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला एक नया इनिशिएटिव शुरू करेंगे जिसका नाम क्या रखा है, एशिया। यहाँ पे जगह नहीं, मैं यही दिखाता हूँ, ये क्या सबमिट है, एशिया। और एशिया एक इनिशिएटिव है, इसका फुल फॉर्म क्या है, द ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस। इसमें क्या होगा, डिफेंस सेक्टर में हम इंडस्ट्री का कॉपरेशन लेंगे ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके और बहुत सारी चीज़ें साथ में हो सके। डन। इसके और कॉम्पैक्ट की हमने ऑलरेडी बात करी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी यहाँ फुल फॉर्म भी लिखी है, कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एसिलेटिंग कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी फॉर 21st सेंचुरी। तो ये कॉम्पैक्ट की फुल फॉर्म होगी, इसको भी आप नोट डाउन करके रखना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो और उसको जरूर लिख लेना। क्लियर है। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में क्या बात करी, इन्होंने सबसे पहले बोला है कि देखो आज की तारीख में हमारा ट्रेड कितना है, हमारा ट्रेड है 118 बिलियन $, इतना ट्रेड है हमारा दोनों राष्ट्रों का। इस ट्रेड को हम 2030 तक कहाँ लेके चले जाएंगे, इसको हमारा प्लान है, इसको हम $500 बिलियन कर दें। क्लियर है। तो आप सोचो 2 टाइम्स से भी ज़्यादा की बढ़ाने की बात हो गई, तो ये भारत के लिए एक अच्छी बात भी है। कैसे, हमारी जो इकोनॉमी हम सोच रहे हैं कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं, और अभी आप जानते हैं कि जिस प्रकार से ये बजट अनाउंस हुआ था उसके अंदर देखा गया कि मिडिल जो इनकम टैक्स की रेट्स को कम करके टैक्स का बर्डन आम लोगों पे कम किया गया, मतलब टैक्स पेयर्स के ऊपर कम किया गया। तो आपने थोड़ा सा कैपिटल के ऊपर जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कम भी किया है। तो ये जो 1 लाख करोड़ का उससे कुछ फाइनेंशियल डिफरेंस बन रहा है, जो टैक्स छूट दी गई है, इससे सरकार के ऊपर जो दबाव आएगा वो कितना आएगा, 1 लाख करोड़ के आसपास आएगा। तो यानी कि क्या हुआ है, ये जो 1 लाख करोड़ का डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस की पूर्ति कैसे करोगे, आप कोई ना कोई दूसरे माध्यम से करोगे। यहाँ पे ये कहा गया है कि हम इसको ट्रेड को दुगुना से ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट को पुश मिलेगा ना, एक्सपोर्ट को पुश मिलेगा तभी तो आप 118 से 500 बिलियन चले जाओगे। हाँ, इसमें ये चीज़ है कि इसका ऑलरेडी जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, जो व्यापार घाटा है किसके साथ, यूएसए के साथ, उसमें कमी लाने के लिए भी इन्होंने बात करी है। तो उसकी कमी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यूएसए से शेल गैस खरीदनी पड़ेगी, आपको उससे ऑयल खरीदना पड़ेगा, आपको उसकी जो कार्स वगैरह आती है, जैसे हार्ले डेविडसन बाइक है, उसके ऊपर हमने यहाँ बहुत सारे टैक्स लगा रखे हैं। ऑलमोस्ट एक हार्ले डेविडसन बाइक पर 150% के आसपास टैक्स लगता है, कुछ अभी हमने कम किया था 30% के आसपास, फिर भी अभी भी एक अच्छा खासा टैक्स लगता है। तो इनके ऊपर टैक्स कम करेंगे ताकि उनकी कार वगैरह बिकेगी। इससे धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये बातें उठ के आई ट्रेड में। तो आप समझिए 500 बिलियन 2030 तक बनाने कम है। अब इसके बाद इन्होंने बोला कि इसके ऊपर जो निगोशिएशन होगी वो भी हम जल्दी करेंगे। इस साल हम बायलैटरली ये डिस्कस कर लेंगे कि इसको 500 बिलियन कैसे बढ़ाना है। भाई 500 बिलियन का टारगेट तो ले लिया, लेकिन करोगे कैसे, उसके लिए बात भी करना पड़ेगा। अब आ गया एनर्जी सिक्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों एनर्जी सिक्योरिटी में बात क्या उठी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ कहीं और लिखते हैं, यहाँ मेंशन करते हैं। अब बात क्या हो रही है एनर्जी को लेकर के, और एक इसमें एडिटोरियल भी था, मैंने वो पिक भी चूज भी किया होगा, 1 सेकेंड, यस ये रहा एनर्जी सिक्योरिटी। अब आज की तारीख में भारत को जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं उन राष्ट्रों का नाम क्या है। नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, रशिया, जो हमारी 37% रिक्वायरमेंट का हमको एक्सपोर्ट कर रहा है कच्चा तेल। सेकंड नंबर पे है आपका ईरान 20% के आसपास। थर्ड है आपका सऊदी अरेबिया 13%। फिर है आपका यूएई 4th पोजीशन पे, और 5th है आपका यूएस 3% के आसपास। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इन राष्ट्रों पे हम डिपेंड है, और हमने कौन से राष्ट्र से कम कर दिया। तो इससे पहले ईरान से हमारा सब्सटेंटिव क्रूड ऑयल आता था, लेकिन जब से ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे, सैंक्शन लगने के बाद भारत ने उसके ऊपर अपना इंपोर्ट कम कर दिया। रशिया के ऊपर इतना रिलायंस क्यों किया, हालांकि इसके ऊपर भी सैंक्शन लगाने का प्रयास हुआ था, लेकिन भारत ने बोला कि रशिया ने हमको डिस्काउंटेड प्राइस पे, किस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे। इसका मतलब डिस्काउंटेड प्राइस मतलब हमारे लिए चीप, सस्ता तेल हमारी इकोनॉमी के लिए एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है आपके लिए कच्चा तेल, हमारी जो रिक्वायरमेंट है देश की कच्चे तेल की, उसका 85% हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं।
आप समझ के किस तरह हम डिपेंडेंट हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बहुत कम है, तो इसलिए हम इंपोर्ट करते हैं, इनसे करते हैं। अब इस जो मोदी जी की बात हुई उसमें क्या है, उन्होंने बोला है कि अब क्या करेंगे हम, जो ये क्रूड ऑयल हम अभी वर्तमान में कितना ले रहे हैं, 3% के आसपास है, इसको सब्सटेंशियल बढ़ाने की बात हुई है। और उन्होंने कहा है कि इसको हम बढ़ाएंगे क्रूड ऑयल को। अब ये कितना फिजिबल है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए अभी बात हुई है इस एग्रीमेंट के अंदर। और इससे क्या होगा, दोनों का ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। एक और बात क्या हुई है, फिर हुई है एलएनजी, जो लिक्विड नेचुरल गैस होती है क्या नेचुरल गैस, ये तो आप जानते हैं मीथेन ही है। क्या है ये, मीथेन ही है। मीथेन को नेचुरल गैस कहते हैं। और ये जब लिक्विड फॉर्म में उसको प्रेशराइज करके हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त आप जानते हैं गैस का क्या होता है, एरिया, गैस का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। अब एरिया को कम कैसे करोगे, एरिया रिड्यूस करने के लिए हम इसको कंप्रेस करते हैं। जब आप इसको कंप्रेस करते हो तो लिक्विड फॉर्म में इसको नेचुरल गैस, तो ये जो लिक्विड फॉर्म में नेचुरल गैस है ये हम इंपोर्ट करते हैं, हमने टर्मिनल्स बना रखे हैं। अब ये इसमें आज की तारीख में कतर, सेकंड नंबर पे यूएसए, थर्ड पे यूएई, फोर्थ पे अंगोला और फिफ्थ पे नाइजीरिया है। तो यूएसए आज जो हमको 20% के आसपास क्या करता है, हमको ये एक्सपोर्ट करता है। हाईएस्ट तो कौन है, कतर है, सेकंड यूएसए करता है एक्सपोर्ट। लेकिन इन्होंने बोला है कि हम इसको बढ़ाएंगे। कितना बढ़ाओगे, हम इतना बढ़ाएंगे कि जो भारत की आवश्यकता है, जो भारत की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता का 20% कहाँ से आएगा, यूएसए से आएगा। वर्तमान में तो वो 20% कर रहा है, लेकिन हमारी आवश्यकता का 20% कहाँ से आएगा, उससे आएगा। ये इन्होंने बात बोली है कि हम इसको बढ़ाएंगे। क्लियर है। ये हो गई बात एलएनजी के बारे में और ये हो गई ऑयल के बारे में। अब थोड़ा सा क्रिटिकली आपको देखना पड़ेगा क्या ये पॉसिबल है। देखो क्रूड में तो क्या है, ये सवाल आते हैं परीक्षा में, यहाँ से थोड़ा ग्रे एरिया है। क्रूड ऑयल कहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे, हमने लिस्ट देखी, क्या नाम था, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई। कहाँ से, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, और इससे पहले कहाँ से आया था, ईरान से। तो हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ये, और ये नज़दीक भी है हमारे, तो हम इनसे क्यों खरीद रहे हैं। सबसे पहला रीज़न तो क्या है, इनकी जो प्राइस है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है वो कम है क्योंकि ये नज़दीक है। ठीक है। दूसरा, इनके पास स्टेबल सोर्स ऑफ सप्लाई है, यानी ये कंटिन्यूस सप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, इसके बाद जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये रिफाइनरीज इस हिसाब से बनाई हुई है कि ये जो तेल आता है इस तेल को ये इजीली उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए हमारा रिलायंस इनके ऊपर ज़्यादा है। अब यूएसए बोलता है कि हम आपको तेल देंगे, तो क्या ये पॉसिबल है। पहले तो आप नेगेटिव पॉइंट देखो, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है जो हमारी रिफाइनरीज हैं, इनकी जो अभी जो इनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है क्रूड ऑयल को यूज़ करने का, उसमें इनको बदलाव करना पड़ेगा। तो बदलाव करना पड़ेगा तो इनकी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। तीसरा, यूएसए का कोई भरोसा नहीं है, उसकी पॉलिसी में अगर चेंज हो जाए तो सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, ये भी आपको समझना होगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है यूएसए का यूज़ करने में, समझ गए आप। और एक और बात है, हर जगह का जो क्रूड ऑयल होता है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है, तो वो क्वालिटी से भी डिपेंड करेगा। सबसे बड़ी बात, ओवरऑल फिर क्या, कोई कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगा तो कोई बिजनेस वायबल नहीं होता है। तो क्रूड ऑयल हम उनसे इंक्रीज इंपोर्ट करें, पॉसिबल नहीं लगता है। नेक्स्ट, फिर क्या गैस इंपोर्ट कर पाओगे। यस, गैस इंपोर्ट करने में हमको चांसेस लगते हैं। क्यों लगते हैं, देखो गैस का क्या है, ये लिक्विड नेचुरल गैस है। पहली बात तो यूएसए के पास सेल गैस के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो विश्व के अंदर सबसे सस्ती जो गैस बेचता है वो कौन बेचता है, आज यूएसए बेचता है। ठीक है, एक फ़ायदा बता दिया। पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि यूएसए दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है। परंतु यदि हम कंपेयर करें किसमें, जो उनकी बेसिक प्राइस है, जिस प्राइस है वो हमको देंगे, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इन दोनों को मिला के यदि हम वेस्ट से और यूएसए का कंपेयर करेंगे तो हमको दोनों इक्वल फुटिंग पे दिखाई देती है। तो अब यूएसए से क्यों खरीदें, अरे यूएसए से खरीदने से हमारा ट्रेड का जो इशू चल रहा है कि ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, उसमें कहीं ना कहीं हम यूएसए को पैसिफाई करने में वो हो जाएंगे। फिर रिफाइनरीज वाले, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। देखो गैस तो कहीं पर भी लो, उसकी क्वालिटी जो होती है वो सेम होती है। दूसरा, हमारे यहाँ पे टर्मिनल्स बने हुए हैं, एलएनजी के कई टर्मिनल्स बने हुए हैं, तो उन टर्मिनल से हम इसको ट्रांसपोर्टेशन आसाम से कर पाएंगे, आसानी से। तो ये बेनिफिट है मेरे गैस से। तो गैस वाले में हमारा जो शेयर्स है वो बढ़ सकता है, तो इससे हम ट्रेड डेफिसिट कम कर सकते हैं। तो ये
गैस की, क्रूड ऑयल की बात हो गई। 10 ईयर पार्टनरशिप F-35 के लिए आपको बता दी, वो आर्टिकल्स मैंने आपको दिखा दिए थे कौन से आए। 500 बिलियन का ट्रेड बढ़ेगा, ये आपको मैंने बता दिया। वर्तमान के अंदर कितना ट्रेड है ये आपको दिखा दिया, ऑलमोस्ट 100 US डॉलर्स हमारा आज की तारीख में दोनों का बायलैटरल ट्रेड्स हैं। तो ये हो गई बात स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में हो गई। एनर्जी के साथ में यही बातें थी कि भाई हम दोबारा से रिकॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये करेंगे, जो मैंने आपको बताई वही सारी बातें हैं इसके बारे में, तेल और। अब इसके साथ सिविल न्यूक्लियर डील की बात करिए, जो बजट के अंदर भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की बात की गई थी, तो इन्होंने बोला हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और इसके साथ ये जो एग्रीमेंट था 1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर डील, तो इसके अंदर भी बोला हम और प्लान करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने क्या किया, आपको पता होगा ICET, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा पहले कंट्रीब्यूशन हुआ था। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर सेम थे, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे। इन्होंने इस ICET को दोबारा से रीनेम करके अब इसका नाम कर दिया है ट्रस्ट। तो अब ट्रस्ट जो है वो ICET को बदलाव करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हम दोनों साथ में काम करेंगे। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि हम इंडस इनोवेशन, इंडस एक इनिशिएटिव है, उसको भी लॉन्च किया है। इंडस क्या है, इंडस से मतलब ये है कि अब ये क्या बोल रहे हैं, पहले हम ना डिफेंस सेक्टर में साथ में काम करने का प्लान कर रहे थे, अब इसके अलावा भी हम इंडस्ट्री और एकेडमी के क्षेत्र में भी काम करेंगे। तो ये फार्मा तो ऑलवेज हमारा एक अच्छा रहा है, तो उसके बारे में, और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं उनकी रिकवरी के लिए भी हम साथ में काम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टेक अवेज इंडिया USA की बात हमें मिल रही। तो मेन सेक्टर कौन सा था, डिफेंस था। इसके अलावा बाकी आपने देखा एनर्जी था, उसके बाद ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट है और टेक्निकल इनोवेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस एक न्यूज़पेपर कंप्लीट कवर कर रहा है। तो सोचें, तो आपको तो आधा घंटा 45 मिनट पढ़ना है, तो क्या हर्ज उसमें पढ़ लेना चाहिए। एनर्जी की बात कर ली, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गई USA के बारे में बात। तो USA की से क्या निष्कर्ष निकलता है, व्हाट इज आउटकम फाइनली, आपको क्या लगता है कि हम क्या सोचते हैं। इंडिया USA के जो रिलेशंस हैं वो उनका जो उनका लेवल ऑफ कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ ही हमारा जो इकोनॉमिकल एंगेजमेंट है एक दूसरे के साथ में वो भी इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद डिफेंस कोऑपरेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद जो USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उस अनप्रेडिक्टेबल को कहीं ना कहीं हम हैंडल करने में, टैकल करने में सक्सेस हुए हैं, आप समझ गए। और आप जानते हैं कि इसके साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिले थे, डिफरेंट मिनिस्टर से भी मिले थे। ये दिखाता है कि किस प्रकार से भारत अपने आउटरीच प्रोग्राम को बढ़ा करके इसमें कर रहा है। इश्यूज़ हैं, यस, माइग्रेशन का है, H-1B वीज़ा का है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का इशू है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ को भी हम धीरे धीरे टाइम के साथ टैकल करने का प्रयास करेंगे। ये चैलेंजेस हैं। अब आप जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इनका क्या है अभी जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो 1+2 यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ में आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये है। ऐसा बदलाव कब किया था, 1989 के अंदर किया था, जब हमने वोटर्स की जो एज है, वोटर्स की एज पहले कितनी थी, पहले आपकी वोटर्स की एज 21 साल थी, उसको आपने घटा करके कितना किया, उसको आपने घटा करके 18 साल किया। तो उस वक्त हमारी जो पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए, तो ये एक चैलेंजिंग टास्क था। जब वोटर्स आपके बढ़ गए तो इसलिए क्या किया हमने, जो सिंगल मेंबर बॉडी थी, कैसी थी, सिंगल मेंबर बॉडी, कौन सी बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको हमने कैसा बनाया, मल्टी मेंबर बॉडी, 1+2। ठीक है, अभी वर्तमान में वही है, वही चल रही है। अब बात हो रही है अपॉइंटमेंट को लेकर के, किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार साहब है। ये रिटायर्ड होने वाले हैं, इनका टेन्योर खत्म होने वाला है। इनका टेन्योर खत्म हो रहा है 18 तारीख को। अब चैलेंज क्या है, 18 तारीख को जब इनका टेन्योर खत्म हो रहा है तो आपको नेक्स्ट की नियुक्ति करनी है, और इस नियुक्ति को लेकर के ही सारा बवाल मचा हुआ है। कैसे, अब बताता हूँ कैसे। आपको जानकारी में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो केंद्र सरकार है वो जब तक कोई कानून नहीं बना देती तब तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति कैसे होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साथ के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन और साथ के अंदर आपका
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर इसकी नियुक्ति करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको हमें इंडिपेंडेंट रखना है, इसलिए। अब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ऐसा चल रहा था। जो राजीव कुमार साहब का जो इलेक्शन हुआ था, जब इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया था, उस वक्त भी इनका जो नियुक्ति है वो इसी के आधार पे हुई थी। अब इसके बाद क्या किया, केंद्र सरकार ने एक लॉ लेके आई। क्या था लॉ का नाम क्या था? उसके अंदर ये था, लॉ के अंदर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस। किसके संदर्भ में? ये थी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। इसको लेकर के 2023 के अंदर ये बिल लेके आए और उसको पारित करा दिया, एक्ट। इस एक्ट में उन्होंने क्या किया, इस एक्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह उन्होंने होम मिनिस्टर की नियुक्ति कर दी। आप समझ गए? अब कहीं ना कहीं ऐसे विजुअली आपको देखने से लग ही रहा है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर है, एक तरफ होम मिनिस्टर है, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो यानी कि कंप्लीट सोवरेनिटी किसकी हो गई? भाई देखो, आप सरकार की तो है, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर एक ही से है और मेजोरिटी से डिसाइड हो जाता है। तो अपोजिशन अगर एग्री नहीं है तब भी सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकती है। क्लियर है? और साथ में इलेक्शन कमिश्नर्स को भी। अब इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो इंडिपेंडेंस है वो शायद बायस हो जाए, ठीक है, एक व्यू माना गया है। तब आपको ये भी समझना होगा कि इसको लेकर के कई लोगों ने कोर्ट के अंदर इसके अगेंस्ट, इस जो लॉ है ना, इस लॉ के अगेंस्ट में याचिका दायर की। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी जो केस है वो क्या है, पेंडिंग है। और इवन कपिल सिब्बल साहब जो फेमस एडवोकेट हैं, उन्होंने ये तक कहा था कि जो हमारे अभी इनके राजीव कुमार साहब के रिटायरमेंट से पहले, जो इनका टेन्योर खत्म हो रहा है उससे पहले, जो नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर केस को देख लेना चाहिए कि क्या ये लॉ सही है या नहीं, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि जो हमारे डेमोक्रेसी के एसेंशियल प्रिंसिपल के लिए जरूरी है। तो ये बात देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। लेकिन अब क्या हो गया है, केंद्र सरकार ने दो नियुक्ति होते कैसी है, यहां बोला है कि मोदी, शाह एंड राहुल सेट टू मीट ऑन मंडे टू चूज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि सरकार क्या कर रही है, जो इन्होंने 2023 में बिल लाया उसके हिसाब से नियुक्ति करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस कैसे है कि आप इलेक्शन कैसे करोगे, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होगा, एक सर्च कमेटी होती है, वो क्या करती है, सर्च कमेटी 5 व्यक्तियों के नाम सुझाती है और इन 5 व्यक्तियों में से जो इलेक्ट करना है उसके लिए जो मैंने अभी ये कमेटी बताई, वो कमेटी इनमें से किसी एक का नाम अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से अप्रूव करती है। कौन है उसमें? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये जिसकी नियुक्ति करेंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी ये कैसे हो रहा है, 2023 का जो एक्ट बताया उसके आधार पर हो रहा है। ओरिजिनल प्रोविजन क्या था तो वो वैसे आपको बता दिया। अब सर्च कमेटी के अंदर कौन होगा, तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर होते हैं वो, और इन लॉ मिनिस्टर के साथ में 2 सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है। इनके द्वारा ये नाम सुझाए जाते हैं। जो ये अधिकारी होंगे इनकी सेक्रेटरी लेवल से नीचे रैंक नहीं होनी चाहिए। तो सर्च कमेटी नाम सुझाती है, उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी, जो कमेटी बनी है वो कमेटी उनका प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर इसकी नियुक्ति करते हैं। तो ये पॉलिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। अब एक बेहद ही डायनामिक बात, और जिसको आप इंटरनेशनल रिलेशन में भी यूज़ कर सकते हो, वो इस आर्टिकल में कही है। ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि हाउ यू डील विद चाइना हु इज़ वेपनाइजिंग ई सप्लाई चेन्स। आप समझे? अब ये क्या कह रहा है, मैं आपको इसका क्रक समझाता हूँ कि बात क्या है। देखो, हम इसके नीचे देखते हैं, ठीक है। कोविड से पहले क्या था, कोविड से पहले चाइना वर्ल्ड की फैक्ट्री थी। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो, अमेजन हो, वॉलमार्ट हो, आप किसी का भी नाम ले लो, चाहे अलीबाबा हो, वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंपनीज में से 40 कंपनीज का जो मेन फैक्ट्री प्रोडक्शन वो कहाँ था, चाइना के अंदर, ठीक है। एक बात, अब ये जो चाइना के अंदर इनका सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट था, अब इसको समझना होगा। इसके साथ ही इसके रीजंस क्या थे, एक लेबर कैसी, स्किल लेबर, और दूसरा चीप लेबर। सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस यही थे।
और चाइना ने इनको स्टार्टिंग में लुक्रेटिव ऑफर्स दिया और बोला आओ एस्टेब्लिश करो। अब ये एस्टेब्लिश हो गए। एस्टेब्लिश होने के बाद चाइना ने क्या किया, इनकी जो टेक्नोलॉजी था उसको एक आरोप लगे, इस टेक्नोलॉजी को चुराने के बाद उसका यूज़ किया और यूज़ करके आज वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी में एक सुपर पावर बनने का प्रयास कर रहा है। ये तो इसका एम हो गया, कर रहा है। अब हमें कैसे मालूम चला ये हो रहा है? कोविड के बाद वहां से कंपनियों ने बाहर जाने का प्रयास किया, परंतु चाइना ने उनको नहीं जाने दिया। तब फिर किसी न किसी कारण से जो ट्रेड वॉर का इश्यू चला, तब ये कंपनियां वहां से उकट के बाहर निकलने लगी। कहाँ गई? इंडिया एक डेस्टिनेशन है, वियतनाम है, मैक्सिको है, इवन बांग्लादेश भी है। यहाँ ये निकलने लगी बाहर। इंडिया के अंदर एग्जाम्पल है, यस, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हो। जो एप्पल के लिए सब्सिडरीज हैं जिसके अंदर फॉक्सकॉन है, ये सारी कंपनीज जो है वो इंडिया में शिफ्ट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये शिफ्ट तो हो गई, लेकिन जो सप्लाई चेन्स होती है, उन सप्लाई चेन पे काम करने के लिए आपको स्किल लेबर फोर्स चाहिए। अब चाइना क्या कर रहा है, उसके पता है कि स्किल लेबर फोर्स तो मेरे पास है। ऐसे लोगों को चाइना अपने वहाँ से बाहर निकलने ही नहीं दे रहा है। अब इससे क्या होगा कि जो भारत वगैरह के जो हमारे जो प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर रखी, किस लिए? ताकि क्या है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशन को हम सक्सेसफुल बनाएं, इंडिया को एक्सपोर्ट के अंदर डोमिनेंस लाएं और चाइना को कहीं ना कहीं हम इसमें टक्कर देकर हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सकें। अब उसने क्या किया है, चाइना ने इसको वेपनाइज करना प्रारंभ कर दिया। जो स्किल लेबर फोर्स है, स्किल लेबर फोर्स को वो आने से रोक रहा है। उससे उसका कोई फायदा नहीं है, उससे उसका जीरो सम गेम ही है। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो ऐसा करके हमारी जो सप्लाई चेन्स है, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड है, उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब इससे क्या हो, जो कंपनियां हैं उसको तो अल्टीमेटली अपना प्रोडक्शन करना है, तो मजबूर कर रहा है कि आप वापस आके हमारे यहाँ ही एस्टेब्लिश हो जाओ। तो उसको बेनिफिट इतना आसानी से होने वाला नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर उसको वेपनाइज कर रहा है। इस वेपनाइजेशन से क्या होगा, हमें ये समझना होगा कि आखिर हम जो बोल रहे हैं ना कि भारत क्या कर रहा है, भारत अपने लिए नए नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। ये मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्र हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि इवन हम रशिया वगैरह के साथ काम करके हम हमारे लिए नए नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, नई ट्रेड डील्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि जो चाइना का वेपनाइजेशन है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। भाई जो इतने बड़े लेवल पे बैठे हैं, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, उनके पास जितना डाटा है उसके आधार पर उनको पता है कि चाइना की पॉलिसीज क्या है। और आप सोचो चाइना कब कर रहा है, जब 4 साल के बाद बड़ी मुश्किल से भारत और चीन के रिश्ते थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दे रहे थे। अभी रिसेंटली आप जानते हैं डोकलाम के बाद से वैसे ही हमारा आपस में रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो ये जो अभी हल्के सुधरने लगे, सुधरने के बाद भी उसने हम वहाँ से जो लेबर आ रही थी, स्किल लेबर, उसको रोकने का प्रयास कर दिया। तो ये जब चाइना की टैक्टिस है, हमें आगे आने वाले भविष्य के लिए हमें किस प्रकार से काम करना वो सिखा रही है। ये द हिंदू के अंदर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया था, वहाँ से हमने इसको पिक किया है। और इसके साथ आप ये देखो आखिर सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है? नंबर 1, आपकी लेबर फोर्स है उसको स्किल करो, और किस हिसाब से करो, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो, और इंडस्ट्री के लोगों को और एकेडमिया को, इन दोनों को साथ लाओ, और जो लेबर का कंपोनेंट है उसकी इजी अवेलेबिलिटी भी आपको इंश्योर करनी है। इसके लिए हमने जैसे स्किल इंडिया के प्रोग्राम चलाए, डिजिटल इंडिया के प्रोग्राम चलाए, वो काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये आपको इंश्योर करना है। अब शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो? शॉर्ट टर्म में आपको चाइना के साथ बात करनी है, निगोशिएशन करनी है, और निगोशिएशन करने के साथ उनको समझाना है कि आपकी इस तरह की प्रैक्टिस है ओवरऑल रिलेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। तीसरा, जो प्राइवेट कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, एप्पल वगैरह हैं, तो इनके तो चाइना के साथ कोई इकोनॉमिकल रिलेशन है ही, तो इनको परसुएड करो कि आप चाइना के ऊपर प्रेशर डालो और उससे बात करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको वो स्किल लेबर पास चाहिए कि
जो सप्लाई चेन पे काम कर रही थी। नहीं तो आखिर क्या होगा, ये कंपनियां अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको बाहर शिफ्ट कर देगी, वो किसी भी सूरत में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमने कवर किए। आई थिंक यस दैट्स एंड ऑफ द डे। जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, बात कर लिए। अब क्या प्रश्न उठ के आते हैं जो आज हमने डिस्कशन किया उससे। सबसे पहले, किस प्रकार से न्यूक्लियर जो एनर्जी के लिए एक पुश बढ़ता जा रहा है, इस पुश के अंदर चैलेंजेस क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है हमारा कि इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट में प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ये क्लियर है, ये प्रश्न संभावित है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ इंडिया यूएसए का प्रश्न है, हमारे डायरेक्टली सिलेबस में है और संभावित है। और इसको आप इंटरव्यू में कितने अच्छे से टैकल करते हैं, ये भी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। इवन जो मैंने लिंक्स दिए हैं और जो हमारे इसमें ऐप पे और टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए गए हैं ना, उसमें ये वाले आर्टिकल अगर आपके पास समय हो तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हालांकि कंप्लीट जो इंडियन एक्सप्रेस था उसका 60% का जो वेटेज था आज के जो न्यूज़पेपर का, वो इंडिया और यूएसए के रिलेशन पे है। आखिर एक ही दिन में समझ ले तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में भी आपको समझना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैगजीन से पढ़ोगे, कोई करंट अफेयर की मैगजीन आएगी, कोई मेंस की आंसर राइटिंग के लिए डाटा एनरिचमेंट का लेकर आएगा, तो आप उस वक्त कितना ग्रेस्प कर पाओगे, आई डोंट नो। इसीलिए हॉलिस्टिक तरीके से मैंने एक इंपॉर्टेंट की टेक अवेज क्या है वहाँ से वो ला के बातें आपके सामने रख दी। सडनली आपके सामने कोई चीज़ है, आपको ऐसा नहीं लगे ये अननोन कहाँ से उड़ के आ गया, कोई फ्लाइंग कैट आ गई, समझ गए आप। तो ये इंडिया यूएस रिलेटेड 2 सवाल आज के लिए बहुत है, फिर हम इसके बाद कल और डाल दें, कहीं बर्डन ना बढ़ जाए। ठीक है, फ्रांस के लिए भी एक प्रश्न है, उसको हम कल देखते हैं, क्योंकि जो हमने कल डिस्कशन किया था फ्रांस को लेकर के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी हमने बात करी है, नया रोड में बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। और चाइना वाला जो मैंने आर्टिकल डाला था, इसका प्रश्न मैं आपको कल दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।